जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है पूरा जो है कूलॉम का नियम और विद्युत आवेश, ये जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, इसको कवर करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी का। तो स्थिर वैद्युतिकी जो कहा जाता है, इसमें जो है स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश और इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, स्थिर आवेश और स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन जिस भौतिकी के शाखा में किया जाता है उसे ही जो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के विरामावस्था और विरामावस्था से संबंधित गुणों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो भौतिकी की यह शाखा जो है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है। तो इसका यूज जैसे माइक्रोफोन बनाने में, या उसको जो किस प्रकार का कार्य करता है उसको सिद्धांतिक जो समझाने में माइक्रोफोन हो गया, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि के सिद्ध कार्य प्रणाली के समझाने में जो है ये हेल्प करता है स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा जो हो गया कि वांडीग्राफ जनित्र का भी विश्लेषण यह करता है और जो है इसे उपयोगी बनाता है। वांडीग्राफ जनित्र को जो उपयोगी बनाता है वो स्थिर वैद्युतिकी ही बनाता है। उसके बाद आता है कि ये परमाणु संरचना की व्याख्या भी आसानी से कर देता है। ये परमाणु संरचना की व्याख्या भी जो है आसानी से कर देता है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी समझ गए, और ये इसके अनुप्रयोग को भी समझ गए कि इसका अनुप्रयोग जैसे जो रेडियो, माइक्रोफोन, वांडीग्राफ जनित्र और परमाणु संरचना को स्पष्ट रूप से समझाने में किया जाता है, या इसको कार्य प्रणाली को समझाने में, या इससे संबंधित जितने भी आविष्कार हैं या कोई भी चीज बनाने में जो इसका उपयोग किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी हो गया। अब चलते हैं कूलॉम के नियम पर। कूलॉम को नियम को समझने से पहले जो हमें समझना होगा विद्युत आवेश को, और विद्युत आवेश को समझना होगा। तो विद्युत आवेश जो एक भौतिक राशि है, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण किसी भी वस्तु में जो विद्युतीय गुण आ जाता है, कहने कहते हैं बिजली वाला गुण आ जाता है, जैसे कि करंट हो गया। तो विद्युतीय गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु में आता है उसे ही जो है विद्युत आवेश कहते हैं। और जो इसका जो ऐसी मात्रक होता है वह कूलम होता है, जिसको हम C से सूचित करते हैं। और विद्युत आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं और विद्युत आवेश के मात्रक को C से सूचित करते हैं। तो एक कूलम बराबर जो होता है, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, जहां पर ESU जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसका फुल फॉर्म। तो ये जो है विद्युत आवेश का मात्रक जो है वो कूलम होता है, और ये जो है इसे Q से सूचित किया जाता है। और विद्युत आवेश का अगर परिभाषा पूछा जाए तो वह भौतिक राशि जिसके कारण किसी भी वस्तु में विद्युतीय गुण आ जाता है, वह राशि जो है विद्युत आवेश कहलाता है। अब एक यहाँ पर कूलम का नियम, कूलम को नियम को समझने से पहले हमें एक बिंदु आवेश को समझना होगा। अभी जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है विद्युत आवेश, अब है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश जो है ये जो है कोई यही आवेश है, लेकिन जो ये प्रेक्षण के तुलना में नगण्य होता है, नगण्य माना जाता है। प्रेक्षण के तुलना में या प्रेक्षक की तुलना में जो इसे नगण्य माना जाता है, बहुत छोटा माना जाता है। तो ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। देखिए अगर विद्युत आवेश एक बहुत बड़ी मात्रा है, किसी भी वस्तु की अगर बात की जाए तो इसमें एक वस्तु, अगर बड़े सी वस्तु की बात, इसमें आवेश के गुणों की बात की जाए तो वहां पर जो वस्तु का आकार हमें बनाना पड़ेगा, तो ये जो है हमें समझाने में यह बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसे सरल बनाने के लिए जो आवेश को जो है प्रेक्षक की तुलना में बहुत नगण्य माना जाता है, तो इसीलिए जो इसे बिंदु आवेश का नाम दिया गया। तो बिंदु आवेश का अगर परिभाषा बोलेंगे तो वह आवेश जिसे प्रेक्षण की तुलना में नगण्य माना जाता है बिंदु आवेश कहलाता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम कूलम के नियम को समझाने में कि कूलम का नियम जो कहता है वो कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 एंड Q2 है। अब इन दोनों आवेशों के बीच जो है बल जो कार्य करेगा, सबसे पहले इसके मान लेते हैं दूरी R है और इस पर बल जो कार्य हो रहा है वो F कार्य कर रहा है।
तो कूलम का नियम जो कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने करता है कि इसको दो भाग में समझते हैं कि जो कहता है कूलम का नियम कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब जो इसके बाद जो पॉइंट है कि यही जो है कि F जो दूरी से संबंध जो इसका है वो है कि व्युत्क्रमानुपाती के रूप में, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो यही है कूलम का नियम कि कूलम का नियम जो कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उन दोनों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही जो है कूलम का नियम है। और इसे जो फॉर्मूला करे तो देखिए इधर सेम है तो इसको एक तरह से ले लेंगे और इधर जो प्रोपोर्शनल साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन जो है R स्क्वायर। अब इसको अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K को जो माना जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट माना जाता है। K बराबर जो है K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्रयोग से स्पष्ट होता है। तो इसलिए जो कूलम के नियम से जो बल का परिभाषा प्राप्त होता है दो आवेशों के बीच वो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, यही प्राप्त होता है। यही कूलम नियम का सूत्र होता है, यह सूत्रात्मक रूप है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के खोज के इतिहास का। विद्युत आवेश का जो खोज हुआ था वो कई चरणों में जाकर हुआ था। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा लेकिन उन्होंने जो इन पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि इसमें सबसे पहले आते हैं यूनान के दार्शनिक थे और एक गणितज्ञ भी थे और वे थे थेल्स महोदय। इन्होंने जो है अंबर को जो है बिल्ली के खाल से एक रगड़ने पर जो है ये देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है ये आकर्षित करता है। अंबर जो है आकर्षित करता है, जब इसको बिल्ली के खाल से रगड़ने के बाद जो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन ये थे गणितज्ञ, इतना इन्होंने विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो है ये कहानी इनकी यहीं पर खत्म हुई। इन्होंने देखा लेकिन आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आए ये कहानी है 600 ईस्वी पूर्व। फिर 200 वर्षों के बाद जो लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी पूर्व जो है 1600 ईस्वी में जो है रानी एलिजाबेथ के एक वैद्य थे डॉक्टर गिलवर्ट ने भी जो है देखा, लेकिन इन्होंने जो सिर्फ अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर देखा कि ये कागज के टुकड़ों का आकर्षित होते हैं। लेकिन रानी एलिजाबेथ के जो वैद्य थे डॉक्टर गिलवर्ट, इन्होंने देखा कि सिर्फ अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर ही नहीं बल्कि जो है अगर एबोनाइट के छड़ को भी रगड़ा जाता है बिल्ली के खाल से या कांच के बर्तन से या शीशा से तो जो भी जो है ये गुण आता है आकर्षण का। लेकिन इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इनकी भी कहानी यहीं पर खत्म होगी। इन्होंने भी जो ज्यादा इस पर मंथन नहीं किया। फिर आए टॉमस ब्राउन आए और इन्होंने जो है इस पर मंथन किया। टॉमस ब्राउन सर ने जो इन पर मंथन किया और उन्होंने कहा कि जिस भी वस्तु में जो ऐसा जो गुण आ रहा है, आकर्षण का जो गुण आ रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण का, इसे जो है विद्युत कहते हैं। या उन्होंने जो इनका नामकरण क्या विद्युत नाम दिया। इसे जो है आकर्षण प्रतिकर्षण के गुण को विद्युत नाम दिया। और इन्होंने कहा कि जिस भी वस्तु में ये गुण आ जाता है आकर्षण करने का या आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का, उसे जो विद्युत वह वस्तु कहा जाएगा। तो इन्होंने जो नामकरण जो किया था आवेश का, विद्युत आवेश का, इन्होंने ही किया था टॉमस ब्राउन ने। तो ये कहानी है विद्युत आवेश के खोज के इतिहास का। और ये जो आए थे टॉमस ब्राउन, ये लगभग 1646 ईस्वी में आए थे। ये लगभग जो है 1646 ईस्वी में आए थे। अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे आवेश की प्रकृति को। अब चलते आवेश की प्रकृति पर कि आवेश की प्रकृति को किसने बताया। तो वे थे 1750 ईस्वी था हुआ और
इस वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने जो आवेश की प्रकृति को बताया था कि वह जो है दो प्रकार के होते हैं, और उन्होंने जो कहा था एक प्रकार का आवेश वह होता है जो कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होता है, और दूसरा जो है एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक प्रकार का आवेश हुआ है जो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होता है, जो कि धनावेश कहलाता है। इसे जो धनावेश नाम दिया गया था, और इसे जो ऋण आवेश नाम दिया था कि एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। इन्होंने जो नामांकन किया, आवेश के प्रकार का नामांकन किया था, और वे थे 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला वह आवेश होता है जो कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होता है, उसे धनावेश कहते हैं, और दूसरा आवेश वह होता है जो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर प्राप्त होता है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे आवेश के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण संबंधी नियम को। ये जो नियम है आवेश के आकर्षण प्रतिकर्षण संबंधी नियम, जो ये एक रासायनिक थे और एक भौतिक भी थे। ये दोनों थे, रासायनिक और भौतिक दोनों थे। और उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने ही जो है आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण संबंधी नियम को दिया था। और इन्होंने जो नियम दिया था वो कुल 3 टाइप में इन्होंने नियम बताया था। और इन्होंने जो आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण संबंधी नियम जो है वो 3 नियम दिए थे इन्होंने। पहला जो इन्होंने नियम कहा था कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और दूसरा जो इन्होंने नियम में आता था कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और वहीं पर तीसरा जो इन्होंने नियम दिया था, यदि हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप यदि ले जाएंगे तो वह अनावेशित वस्तु को भी जो है आवेशित कर देगा। तो ये इनका तीसरा नियम था। तो आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण में कुल 3 नियम है। पहला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और तीसरा जो नियम था कि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप यदि लाया जाए तो वह आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को भी आवेशित कर देगा। अब हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है Q = ±N, और जहां पर N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है ये मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो हमें बतलाता है कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋणावेशित वस्तु, और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को दर्शाता है। कि इलेक्ट्रॉन की यदि किसी वस्तु में अधिकता है, इसका मतलब है कि उस वस्तु में जो ऋण आवेश ज्यादा है, और किसी वस्तु में यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो उस वस्तु में धनावेश ज्यादा है। ये बताता है कौन? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और ये जो है इसे फार्मूला के रूप में लिखा जाता है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही बताता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो यही है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, Q = ±Ne। तो यही बतलाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की आखिर विद्युत आवेश का मूल कारण क्या है। तो विद्युत आवेश का मूल कारण जो वो है इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश का मूल कारण इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है आवेश उत्पन्न होता है। ये विद्युत या किसी भी चीज में बिजली आती है वह है इलेक्ट्रॉन के कारण, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं तो बिजली नहीं। अब हम लोग समझेंगे आवेशन की विधियों को। आवेशन की जो विधियां हैं, तो आवेशन की विधियां कुल 3 टाइप में। पहला है
घर्षण द्वारा, और दूसरा जो है वो है चालन द्वारा, और तीसरा जो है वो है प्रेरण द्वारा। देखिए तीनों में जो अंतर समझे, सबसे पहले इसमें जो कार्य किया जाता है वो रगड़ने का कार्य किया जाता है, इसमें रगड़ना होता है, और इसमें जो है स्पर्श कराना होता है, और इसमें नजदीक ले जाना होता है। जब दो वस्तुओं का, जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश के स्थानांतरण के कारण जो दोनों वस्तु जो है आवेशित हो जाते हैं, दोनों वस्तु जो है आवेशित हो जाते हैं। तो जिस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लीजिए हमने इसको रगड़ा, दो वस्तु को रगड़ा, और वो भी मान लीजिए दोनों धनावेशित है, दोनों अनावेशित है, दोनों अनावेशित वस्तु को रगड़ा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है वह धनावेशित हो जाता है। मान लीजिए इस वस्तु से रगड़ने पर जो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है तो ये ऋण आवेशित वस्तु हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण आवेशित, और ये जो है ये हो जाएगा धन आवेशित, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हो जाएगा धन आवेशित। तो याद रखिएगा घर्षण द्वारा आवेशन में दो अनावेशित वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो जो है वो दोनों वस्तु रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेशित हो जाता है। और आवेशित इस प्रकार का होता है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है वह वस्तु ऋण आवेशित, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है वह धन आवेशित हो जाता है। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन। अब है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन जो कहता है कि किसी भी वस्तु के नजदीक यदि किसी आवेशित वस्तु को यदि अनावेशित वस्तु के नजदीक ले, मान लीजिए ये वस्तु अनावेशित है और इसके समीप जो हम किसी आवेशित वस्तु को लेके आए, समीप जो है ये स्पर्श करा दिए, तो स्पर्श कराने के बाद भी जो इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तो इस कारण से जो वस्तु जो है इसमें भी जो ये आवेशित हो जाएगा। तो ये अगर धन आवेशित वस्तु को स्पर्श कराए तो अनावेशित वस्तु भी धनावेशित हो जाएगा। यदि ऋणावेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो वह वस्तु भी ऋणावेशित हो जाएगा, मतलब जैसा हम स्पर्श कराएंगे वैसा ही वस्तु हो जाएगा। तो चालन और आवेशन में जो जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो भी जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण के कारण जो है धनावेश जो वस्तु आवेशित हो जाता है। और आवेशित इस प्रकार होते हैं कि यदि धनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। यदि ऋणावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है अनावेशित वस्तु को तो वह भी ऋणावेशित हो जाती है। तो यह था चालन द्वारा आवेशन। अब है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण में देखिए इसमें स्पर्श कराया गया था, अब इसमें सिर्फ नजदीक लाया जाता है। तो जब किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है, तो जब किसी आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु का वह सिरा जो आवेशित वस्तु की ओर है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए जो अनावेशित वस्तु का यह सिरा है जो कि आवेशित वस्तु की, तो यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और अनावेशित वस्तु का वह सिरा जो कि आवेशित वस्तु के विपरीत है उस पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये विपरीत है दोनों, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आवेशन जो है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, जो कि नहीं। और ऐसा इसलिए होता है, ये आकर्षण प्रतिकर्षण गुण के कारण होता है कि इसमें जो प्लस जो चार्ज है ये अपने विपरीत आवेश को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर खींचने के कारण जो है यहाँ पर जो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर समान आवेश बच जाता है। तो ये जो होता है आकर्षण के कारण होता है। तो ये जो है आवेशन की विधियां है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण में दो अनावेशित वस्तु को रगड़ा जाता है, चालन में अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है, और प्रेरण द्वारा आवेशन में जो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे आवेश के मूल गुण को।
तो आवेश का जो कुल 5 गुण होता है। सबसे पहला वो आवेश का क्वांटमीकरण, फिर है संरक्षण, फिर है योज्यता, फिर है अचलता, फिर है वेग पर प्रभाव। तो क्वांटमीकरण जो है, जैसा कि हमने पिछले जो टॉपिक में पढ़ा था आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यही जो है आवेश का क्वांटमीकरण है कि किसी आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जो एन है वो जो है वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पूर्ण गुणज कहने का मतलब है कि हम जो है या क्वांटमीकरण, जो आवेश का क्वांटमीकरण जो हमें बतलाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में या आवेश के बारे में, कि हम इलेक्ट्रॉन को पूरे पूरे रूप में गिन सकते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम गिन सकते हैं। हम कभी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं गिन सकते, 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं गिन सकते, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं गिन। हमें जो पूरा पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में गिनना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो यही जो है आवेश का क्वांटमीकरण करता है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूरा का पूरा गुणज होता है। वो हाफ आवेश या अन्य तरह से भिन्न में नहीं बटा हुआ होता है। तो यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण जो कहता है वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जहां पर जो E इक्वल होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना आवेश। तो एक मूल आवेश जो होता है E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो सेकंड है वो है आवेश का संरक्षण। तो संरक्षण हम भली भांति जानते हैं कि संरक्षण का अर्थ होता है कि इसे ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो यही जो रूल है आवेश का संरक्षण होता है कि आवेश जो है किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। या दूसरे रूप में इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। करने करके हम जो आवेश का ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। इस वस्तु में जितना आवेश है हम इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको जो हम नष्ट नहीं कर सकते लेकिन ट्रांसफर कर सकते, इससे आवेश हम इसमें दे सकते हैं। यही जो आवेश का संरक्षण है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है और दूसरा जो आवेश को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब है योज्यता। योज्य मतलब होता है जोड़। तो कहने करते मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से आवेश है इस पर। अब इस पर कुल आवेश पूछा जाता है। तो आवेश की योज्यता जो कहता है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने करते अगर इसका पूरे आवेश का बात किया जाए तो इसका पूरा आवेश हो गया बीजगणितीय योग के बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये जो है इसका हो जाएगा बीजगणितीय योग। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश जो है उस वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेश का कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही है आवेश की योज्यता। जैसे कि मान लीजिए इस वस्तु पर प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है इस वस्तु पर। तो इस आवेश पर इस वस्तु पर अगर कुल आवेश पूछा तो सबको हम जोड़ देंगे तो आवेश का मान निकल जाएगा। यही है आवेश की योज्यता कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक कण पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब है अचरता। आवेश की अचरता कि प्रेक्षक का चार्ज जितना भी हो आवेश के मान में जो कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रेक्षक के चाल से जो आवेश हमेशा स्वतंत्र होता है। आवेश जो है प्रेक्षक के चाल से जो स्वतंत्र होता है। प्रेक्षक चाहे नगण्य हो या बहुत बड़ा हो या प्रेक्षक की दूरी बहुत ज्यादा हो, इससे जो है आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रेक्षक जो है आवेश जो है प्रेक्षक के वेग से स्वतंत्र होता है, ये प्रेक्षक की चाल से स्वतंत्र होता है। और यहाँ पर दूसरा भी पॉइंट वही है कि आवेश पर वेग का प्रभाव कि प्रेक्षक आवेश का चाहे किसी भी वस्तु में आवेश जो है
चाहे वस्तु का वेग चाहे कुछ भी हो, या प्रेक्षक का वेग चाहे कुछ भी हो, वस्तु के आवेश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश पर जो वेग का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर आवेश है 2q, अगर मान लीजिए इसका वेग जो है वेग बदल रहा है, पहले था 2 मीटर पर सेकंड, फिर जो इसका वेग हो गया चेंज कर दिए तो 3 मीटर पर सेकंड कर दिए, तो आप वेग चाहे कुछ भी हो, आवेश इसका 2q ही हमेशा रहेगा। तो अब तो वेग से जो स्वतंत्र होता है, आवेश जो है वेग से स्वतंत्र होता है, प्रेक्षक के वेग से स्वतंत्र होता है। और यहाँ पर भी आवेश जो प्रेक्षक की चाल या दूरी से जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, आवेश जो है प्रेक्षक से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो ये जो 5 गुण है आवेश के मूल गुण है। अब जो टॉपिक है वो है आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। तो आवेश में जो सबसे पहला अंतर है कि इसको जो है आवेश क्वांटमीकृत है, या आवेश को जो है पूरा हम पूरा का पूरा गिनना पड़ता है, इसलिए आवेश जो है क्वांटमीकृत है। लेकिन द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं, ½ kg भी होता है, या 1/3 kg भी होगा, 1/4 kg भी होगा, 2/7 kg भी होगा, लेकिन जो आवेश जो पूरा का पूरा होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये जो हाफ में नहीं बताता है। तो ये जो आवेश जो क्वांटमीकृत है, लेकिन जो ये क्वांटमीकृत नहीं है, द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसका जो आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में महत्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में महत्व है, आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा महत्व है, और इसका जो है गुरुत्वाकर्षण में, इसका गुरुत्वाकर्षण में महत्व है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये जो है आवेश वेग से स्वतंत्र होता है, वेग से जो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो वेग से स्वतंत्र होता है, ये वेग से स्वतंत्र होता है, लेकिन ये बदलता है, वेग के अनुसार बदलता है, E बराबर mc² के अनुसार जो ये बदल जाता है। तो ये जो mc² के अनुसार बदल जाता है। तो द्रव्यमान जो वेग के अनुसार बदलता है, लेकिन आवेश जो वेग से हमेशा स्वतंत्र होता है। उसके बाद जो है आवेश का बोल सकते हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। तो वहीं पर द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, केजी होता है या ग्राम होता है। तो उसके बाद जो है 5th नंबर कह सकते हैं आवेश जो है प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन जो है द्रव्यमान जो है वो सिर्फ धनात्मक होते हैं, माइनस में द्रव्यमान नहीं होते हैं। तो आवेश जो धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, द्रव्यमान जो है धनात्मक सिर्फ होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्वार्क या एसेज। तो किसी भी पदार्थ का जो मूल कण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन 2 भौतिक शास्त्री थे, गैलमैन और जिग, जिन्होंने बताया कि ये जो मूल कण है, किसी भी पदार्थ के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है, ये भी अन्य मूल अवयव से मिलकर बने होते हैं, अन्य मूल अवयव से बने होते हैं, जिसको कि हम क्वार्क या एसेज कहते हैं। और चूंकि ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते, इसलिए जो इसे मूल आवेश के रूप में नहीं लिया जा सकता। तो ये कहना था गैलमैन और जिग का। और इन्होंने कहा कि ऐसे जो क्वार्क है वो कुल 6 टाइप में पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अप, चार्म, टॉप, डाउन, बॉटम, स्ट्रेंच। ये कुल 6 जो है क्वार्क है, अप, चार्म, टॉप, डाउन, बॉटम, स्ट्रेंच। तो इसका जो अप पर जो आवेश होता है वह +2/3 इलेक्ट्रॉन, फिर इस पर भी जो +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और टॉप पर भी +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इस पर जो है -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इस पर जो -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर भी -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से जो बटा होता है, और इसको साबित करने के लिए जो है गैलमैन और जिग ने कहा था कि जो कि प्रोटॉन का जैसे संगठन होता है ये μUD में बटे होता है, कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर जो है प्रोटॉन का निर्माण करता है। तो और उस पर आवेश जैसे मान लीजिए U का है +2/3 प्लस जो है D का -1/3।
3 2 प्लस 2e प्लस 2e माइनस 1e, ये हो जाएगा 4e माइनस 1e अपॉन 3, ये हो जाएगा 4e में हो गया 3e/3, ये जो है 3 जो 3 कैंसिल बचेगा यही जो है आवेश जो है प्लस जो है आवेश, तो प्रोटॉन पर 1e ही होता है। तो ये जो है साबित किया था, यही थ्योरी से जो है इन्होंने इसे साबित किया थी कि किसी भी पदार्थ का मूल कण जो है वो मूल अन्य मूल अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसे कि क्वार्क एसेज कहते हैं। वो 6 टाइप के होते हैं, अप चार्म टॉप डाउन बॉटम स्टैंड, और वो भी 2 भागों में आवेश के अनुसार बताते हैं। अप चार्म टॉप पर जो आवेश होते हैं +2/3e होता है, और डाउन बॉटम स्टैंड में जो -1/3e आवेश होता है। अब हमें समझना है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहते हैं। तो मान लीजिए 2 आवेश है, इस पर दूरी जो है r है, और पहले इसका जो है हवा में मान लेते हैं, जो हवा में जो मान लेते हैं कि इसका जो बल है कूलम बल है वो F है, हवा में इसका कूलम बल इन दोनों आवेशों के बीच F है। अब इन्हीं आवेश को इसी 2 आवेश और दूरी r जितना है, इसी को किसी अन्य माध्यम में अगर कूलम बल लग रहा है तो वहां मान लेते हैं अन्य माध्यम में आवेश Fm है, दूरी दोनों में सेम है और आवेश भी वही है। तो ये है अन्य माध्यम F, तो अन्य माध्यम में लगने वाला Fm बल कूलम बल और हवा में लगने वाला कूलम बल F है। तो यही जो Fa अपॉन Fm, यही जो एप्सिलॉन r कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। कि एक निश्चित दूरी पर हवा में किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल और उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच किन्हीं अन्य माध्यम में लगने वाला कूलम बल का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो ये जो हवा में बल है और किसी अन्य माध्यम में बल, दूरी लेकिन समान होना चाहिए और आवेश भी वही होना चाहिए, तो जो है इन दोनों का अनुपात जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। तो हवा के लिए जो है एप्सिलॉन r हमेशा 1 होता है, हवा के लिए एप्सिलॉन r हमेशा 1 होता है, और धातु के लिए एप्सिलॉन r हमेशा अनंत होता है। धातु के लिए परावैद्युतांक जो है, धातु का परावैद्युतांक जो है वो अनंत होता है, और हवा के लिए परावैद्युतांक जो है वो 1 होता है। अब है कूलॉम नियम की सीमा क्या क्या है, कि कहाँ पर जो कूलॉम नियम जाकर रुक जाता है कि उसके बाद जो कूलॉम नियम लागू नहीं होता है। तो वो सबसे पहला कि ये सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलॉम नियम जो सबसे पहला ये बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। दूसरा कि कूलॉम नियम जो स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेश के लिए, गतिशील आवेश में कूलॉम नियम कार्य नहीं करता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवेशों के बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच की दूरी जो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए, ये जो अधिक होना चाहिए, तभी जाकर कूलॉम नियम लगा। अगर इससे कम दूरी है 2 आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच, तब वहां पर जो नाभिकीय बल कार्य करता है, कूलॉम बल कार्य नहीं करता है। तो कूलॉम नियम के कुल 3 सीमा है कि पहला कि कूलॉम नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, दूसरा कि कूलॉम नियम सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, और तीसरा कि कूलॉम नियम जो 2 आवेशों के बीच की दूरी जो है 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होना चाहिए। अगर इससे कम दूरी है 2 आवेशों के बीच तो वहां पर कूलॉम बल कार्य नहीं करेगा, बल्कि नाभिकीय बल कार्य करेगा। अब जो है इसका अगला पॉइंट जानेंगे कूलॉम नियम का महत्व क्या है। अब देखेंगे कूलॉम नियम की विशेषता या उसका महत्व क्या है। इसके कुल 10 महत्व है। सबसे पहला जो विरामावस्था से रिलेटेड, कि कूलॉम नियम जो विरामावस्था में जो भी बिंदु आवेश होते हैं उन्हीं के लिए लागू होते हैं। विरामावस्था में बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है कूलॉम का नियम। उसके बाद है कि कूलॉम का नियम एक प्रायोगिक नियम है, सैद्धांतिक नहीं। प्रायोगिक सिद्धांतिक में अंतर है कि कोई भी जैसा कोई सिद्धांत होता है जो सिर्फ मैथमेटिकल रूप में ही सॉल्व किए जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन जो कूलॉम नियम का प्रैक्टिकल प्रूफ है, इसलिए जो कूलॉम नियम एक प्रायोगिक नियम है। उसके बाद है कि कूलॉम नियम से जो परस्पर बल का मान मिलता है। परस्पर बल कहने का अर्थ 2 आवेशों के बीच जो परस्पर जो संबंध पर जो बल कार्य करता है वो मान मिलता है कूलॉम नियम के अनुसार है। उसके बाद है कि ये जो है बड़ी और छोटी दूरी दोनों के लिए लागू होता है। कूलॉम नियम बड़ी और छोटी दूरी दोनों के लिए लागू होता है। और उसके बाद 5वां जो रूल है
कि कूलॉम नियम जो न्यूटन के तीसरे लॉ का पालन करता है। कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार है। उसके बाद है कि तीसरा आवेश कि कूलॉम का नियम जो किन्हीं दो आवेशों के बीच कूलॉम का नियम या कूलॉम बल जो है तीसरे आवेश से स्वतंत्र होता है। अगर वहां पर कोई तीसरा आवेश आ भी गया तो इसके बल पर या इस नियम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दो आवेश हैं, इसके बीच बल कार्य हो रहा है F, और मान लीजिए एक तीसरा आवेश आके इसके बगल में आ गया तो इस पर जो बल होगा चाहे इसका जो भी कुछ भी हो, तीसरे आवेश इसको बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो तीसरे आवेश से जो स्वतंत्र होता है, कूलॉम नियम जो तीसरे आवेश से स्वतंत्र होता है। और उसके बाद एक कूलॉम नियम जो दूरी से क्रिया बल के अनुरूप होता है। दूरी से जो क्रिया बल कहने करते कि दूरी के अनुसार जो बल कार्य करता है तो वही होता है दूरी से क्रिया बल। तो दूरी से क्रिया बल के अनुरूप होता है कूलॉम का नियम। उसके बाद है कि परावैद्युतांक कूलॉम बल जो है परावैद्युतांक के घटने पर घटता है। कूलॉम बल को परावैद्युतांक के घटने पर कूलॉम नियम का मान या कूलॉम बल का मान भी घटता है। उसके बाद है कूलॉम के नियम के सहायता से जो परमाणुओं के बीच जो बंधन वाले उसकी व्याख्या आसानी से हो जाती है। और परमाणु संरचना की भी व्याख्या आसानी से जो कूलॉम नियम के द्वारा हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप को। सबसे पहला कूलॉम नियम पर चलते हैं। ये दो आवेश है Q1 Q2 और इसके बीच की दूरी है R। अब जो सदिश के अनुसार अगर इस पर कार्य होगा F जो कार्य होगा ये जो है दो के द्वारा एक पर लगाएगा उसी तरह हो जाएगा एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल तो ये हो जाएगा वेक्टर F21। इस प्रकार से जो Q1 पर F12 बल लग रहा है और F21 Q2 पर बल लग रहा है और इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा ये हो जाएगा F12 F21 और ये हो जाएगा R21 और R12 ये एकांक सदिश हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो इसको अगर फॉर्मुलाइज करें कूलॉम नियम के अनुसार ये हो जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर और यूनिक वेक्टर हो जाएगा R21 हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर F21 के लिए फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा R12। तो यही जो समीकरण है मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है इक्वेशन 1 एंड 2 ही जो है इक्वेशन 1 एंड 2 यही जो कूलॉम नियम का सदिश रूप कहलाता है। यही जो है कूलॉम नियम का सदिश रूप है। अब इससे हम प्रूव कर सकते हैं कूलॉम के नियम के सदिश रूप के सहायता से हम प्रूव करते हैं कूलॉम नियम जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। तो वो कैसे, यहाँ जो ये एकांक सदिश है R21 और 12 कहने करते हैं यूनिक वेक्टर जो है R21 और R12 जो है दूरी के लिए तो ये जो एक दूसरे के विपरीत होता है। ये देखिए एक दूसरे के यहाँ 1 2 है तो ये 2 1 है तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। इसलिए ये जो है हो जाएगा R21 इक्वल टू R12 वो भी माइनस विपरीत जो इक्विलिब्रियम होता है इन दोनों में। अब जो है अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें अगर हम R12 के जगह पर यदि हम लिख दें माइनस R21 वेक्टर तो ये जो है माइनस R21 कैप ये जो है यहाँ पर इसका प्रकार से हो जाता है। यहाँ माइनस जो यहाँ कॉमन आ जाएगा माइनस जो इसके लिए कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये हो जाएगा R21 कैप। अब देखिए इतना अगर देखा जाए इतना पर यदि गौर किया जाए तो ये देखिए F12 के बराबर है F12 के जो ये बराबर है तो इसके बदले हम F12 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस F12 यही तो है न्यूटन का थर्ड नियम की प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। कहने करते परिमाण बराबर होता है दिशा चेंज होता है निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव है कि दिशा विपरीत है और परिमाण दोनों का सेम है
ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। बस चेंज क्या आएगा सदिश रूप में, बस एक और चीज रूल लगा लेना है कि यूनिक वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत होता है, यूनिक वेक्टर। तो इसके अनुसार जो हम प्रूव कर सकते हैं कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के तीसरे लॉ का पालन करता है। कूलॉम नियम का सदिश रूप का महत्व क्या है? तो सबसे पहला तो एक महत्व हम ये जान गए कि इसके मदद से जो हम ये साबित कर सकते हैं कूलॉम का नियम जो न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। तो सबसे पहला यही महत्व हो जाएगा कि इससे जो यह साबित हो जाता है कि जो कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चूंकि जो है ये आवेश जो है कूलॉम बल जो दोनों एक सरल रेखा में लगता है और जो बल सरल रेखा में कार्य करता है उसे केंद्रीय बल कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि F12 और F21 जो है दोनों एक सरल रेखा में कार्य कर रहा है, जिसका मतलब कूलॉम बल जो एक केंद्रीय बल है, कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है। और उसके बाद है थर्ड कि दोनों विपरीत दिशा में कार्य करता है। F12 जो है F21 विपरीत दिशा में कार्य करता है, माइनस है इसलिए जो विपरीत दिशा में कार्य कर, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में कार्य, तो इसका मतलब विपरीत दिशा में कार्य करे, इसका मतलब है इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो जीरो है, किया गया कार्य जो है जीरो है। और जिस भी बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो होती है वो बल जो है संरक्षी बल कहलाता है। तो इसका अर्थ है कि कूलॉम बल जो है एक संरक्षी बल है, कूलॉम बल जो है एक संरक्षी बल है। तो ये जो है तो इसी पर जो है सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं कि साबित कीजिए कि कूलॉम बल एक केंद्रीय बल है। तो अभी हम इसी तरह से साबित कर देंगे कि F12 और F21 जो है F12 जो है दोनों एक सरल रेखा में होते हैं, एक रैखिक दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए जो इसे केंद्रीय बल कहते हैं। उसके बाद संरक्षी बल कूलॉम बल को क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसके द्वारा ये विपरीत दिशा में होते हैं, जिनके कारण जो इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, और इस कारण जो है कूलॉम बल को संरक्षी बल कहते हैं। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है कूलॉम नियम का सदिश रूप का महत्व, इन तीनों में से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो इसलिए ये तीनों जो इम्पोर्टेंस है ये एग्जाम के दृष्टि से भी अलग अलग के लिए भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग समझेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत। अब तक हमने जितना भी पढ़ा, दो आवेशों के लिए पढ़ा बल कि इस पर एक आवेश यहाँ है, इसके द्वारा इस पर कितना बल आरोपित हो रहा है। ये एक आवेश था यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ढेरों सारे आवेश आ जाए और सब जो है इस बिंदु आवेश पर जो बल आरोपित करने लगे। मान लीजिए F1 बल दे रहा है, F2 बल दे रहा है, F3 F4 F5 F6 F7, इस तरह से ये इस पर बल आरोपित कर रहा है एक बिंदु आवेश पर। तो इस पर जो कुल कितना बल लगेगा? तो इस पर जो कुल बल जो लगेगा वो इन सब बल के सदिश योग के बराबर बल लगेगा। कहने करता है अगर इस पर कुल आरोपित बल मान लेते हैं F है, तो अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि इसके प्रत्येक अन्य आवेश बिंदु आवेश द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग होता है। तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5। तो इस तरह से जितना भी आवेश लगेगा, आवेश द्वारा जितना भी बल आरोपित हो, यही जो है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको अगर परिभाषा में बोलें तो किसी भी बिंदु आवेश पर अन्य अनेक बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी बल अन्य प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने करते इस पर जो एक बिंदु आवेश है, इस पर जो अन्य जितने भी आवेशों द्वारा जो लगाएगा परिणामी बल है, इस पर वो प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यही जो अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी भी बिंदु आवेश पर अन्य अनेक बिंदु आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी बल प्रत्येक बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जो हमें समझना है वो है आवेश का सतत वितरण। जब किसी आवेश को किसी वस्तु पर जो आरोपित किया जाता है तो वह जो उसके सतह लंबाई 3 चीज में बढ़ जाता है, 3 चीज में वितरित होता है, लंबाई
क्षेत्रफल और आयतन। जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है तो वह जो उस वस्तु के लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन पर जो है समान भागों में जो वितरित हो जाता है, समान भागों में वितरित हो जाता है, जिसे आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। तो ये 3 रूपों में होता है। तो पहला लंबाई के रूप में, तो इसलिए जो इसके जो घनत्व जो है, इससे जो घनत्व का निर्माण होता है, आवेश के वितरण से जो घनत्व का निर्माण होता है वो 3 रूपों में होता है। पहला होता है रैखिक घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व और तीसरा आयतन घनत्व होता है। घनत्व जो 3 रूपों में यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो लंबाई के कारण घनत्व है और ये क्षेत्रफल के कारण और ये आयतन के कारण घनत्व उत्पन्न होते हैं कि जब आवेश वस्तु के लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में प्रवेश करता है या वितरित होता है, तब जो घनत्व उत्पन्न होता है तब उसे रैखिक घनत्व कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहा जाता है और इसे लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। रैखिक घनत्व को जो है लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है, पृष्ठ घनत्व को जो है सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है और इसको जो है रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसको जो है रो द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रति एकांक लंबाई में, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहा जाता है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है और किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसलिए जो इसका फार्मूला बनता है, रैखिक घनत्व का जो लैम्ब्डा बराबर फार्मूला बनता है Q/L, सिग्मा का जो फार्मूला बनता है Q/A एरिया और रो का जो फार्मूला बनता है Q/V वॉल्यूम। तो ये जिसका फार्मूला बनता है और इसका जो SI मात्रक होता है सेंटीमीटर पर मीटर, कूलम पर मीटर, इसका बनता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका बनता है कूलम पर मीटर क्यूब। और इसका जो बीमा होता है ALT पर पावर -1, ये होता है लैम्ब्डा। रैखिक घनत्व का जो बीमा होता है वो होता है ALT पर -1। पृष्ठ घनत्व जो होता है उसका जो बीमा होता है वो होता है ALT पर -2 और आयतन का जो बीमा होता है ALT पर -3। बस एक बेस याद रखना है कि किसी चालक में प्रति एकांक, अब जिसका भी रखना है तो उसका रख के इसका परिभाषित कर दें। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक घनत्व कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं।